अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज जो है हम नफ़रत से शुरू होने वाली मोहब्बत की दास्तां का नेक्स्ट पार्ट नावल का स्टार्ट करते हैं। मिशी और नैनी आज पैदल यूनी से हॉस्टल जा रही थी। ये भी मिशी की ज़िद थी, लेकिन बाद में नैनी ने करीम बुलवा ली। मिशी, क्या है, शाम को बाहर जाना है और तुम पहले ही थका दो। नैनी बिगड़े तेवरों से बोली तो मिशी मान गई। वो दोनों क्रीम का इंतज़ार कर रही थी जब एक लड़का इन्हें इशारे करने लगा। मिशी तो तब गई, नैनी अभी इसकी अकल ठिकाने लगाती हूँ। नैनी वहीं खड़ी रही। इनसे कुछ फासले पर लोग खड़े थे। मिशी ने जाकर इससे इस तरह से कहा कि लड़के को पता ही ना चला। वो आकर मज़े से नैनी के साथ खड़ी हो गई। बस अब देखती जाओ, नैनी मिशी ने आंख मारते हुए कहा। वो लड़का अभी भी वहीं खड़ा था जब कुछ लोग इसके पास आए। लड़कियों को छेड़ता है, शर्म नहीं आती। इन जुमलों के साथ उसकी धुलाई शुरू हो गई। मिशी और नैनी हंसती हुई ये सब इंजॉय कर रही थी। फिर इस लड़के को मारना बस किया तो मिशी इसके पास आ गई। वो लड़का डर कर पीछे हो गया, शायद वो भी मारने आई है। इसकी इस हरकत पर मिशी हंसने लगी और बोली, अब बोलो ज़रा, आइंदा छेड़ोगे किसी लड़की को? नहीं सॉरी बाजी कहकर निकल गया। क्रीम आ चुकी थी और इनके दांत अंदर ही नहीं जा रहे थे। हॉस्टल पहुंचते ही दोनों बेड पर देर हो गई और सो गई। शाम में मिशी और नैनी जाने के लिए तैयार होने लगी। मिशी, मैंने साद और आदि को कर दिया है फ़ोन, हमें पिक कर लेंगे, ठीक है? वो दोनों भी साथ जाएंगे? मिशी ने सवालिया नज़रों से पूछा। तो तुम्हें कोई मसला है क्या? नहीं, मैं तो वैसे ही पूछ रही थी। मिशी ने आज जीन्स पर ग्रे टी शर्ट पहन रखी थी। बालों को जूड़े की शक्ल में बांधा हुआ था। हल्की पिंक लिपस्टिक इसके रंग को मज़ीद निखारती। नैनी ने जीन्स पर लाइट पिंक कलर की टी शर्ट पहने, बालों को टेल पोनी बनाए, पिंक लिपस्टिक लगाए। वो भी काफ़ी पुरकशिश लग रही थी। वो दोनों तैयार हो चुकी थी, लेकिन इन दोनों की कोई खबर ही नहीं थी। लेकिन अभी मिशी को इंतज़ार से सख्त नफरत थी और कोफत भी। अभी वो गुस्से में मुंह फुलाए बैठी थी, लेकिन अब कुछ बोली नहीं थी। नैनी दुआ कर रही थी कि मिशी के बोलने से पहले वो लोग आ जाएं। 5 मिनट ही गुजरे थे कि गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया। नैनी ने शुक्र अदा किया और वो दोनों अपने मोबाइल उठाते निकल गई। वो दोनों गाड़ी में ही थे, आधी ड्राइविंग सीट पर और साथ फ्रंट सीट पर। वो दोनों आकर पीछे बैठ गई। साथ सामने देख रहा था। जब वो आकर बैठी, इसने मुड़कर देखा और मिशी का चेहरा नज़र आया। इर्द गिर्द से बेखबर वो अपने पर्स में कुछ ढूंढ रही थी। एक पल के लिए आदि की नज़र वापस होने से टकराई, लेकिन अगले ही पल इसने नखुत्सा से सर उठाकर अपने ग्लासेस लगा लिए और गाड़ी स्टार्ट करने लगा। और मिशी ने चोर नज़रों से मिरर में से आदि को देखा। वो बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था, लेकिन इसे थोड़ा सा अजीब लग रहा था। इस दिन के बाद ये इन दोनों की पहली मुलाकात थी। ठीक है, जब वो नॉर्मल बिहेव कर रहा है तो फिर मैं क्यों अजीब समझूं? इसके सामने आना वो खुद से बातें कर रही थी। हालांकि इसे उम्मीद थी कि आदि जवाबी कार्रवाई करेगा, लेकिन इसने ऐसा कुछ नहीं किया। मतलब सब ठीक है। वो रिलैक्स हो गई। वो भी अपनी सोचों में थी जब इसे मेट्रो स्टेशन नज़र आया। आदि, गाड़ी रोको, मिशी ने अचानक कहा तो आदि ने फ़ौरन ब्रेक लगाई और बैक मिरर से इससे पूछने लगा कि क्या हुआ। बस यहीं तक गाड़ी में जाना है, क्यों आगे तुमने प्राइवेट जेट बुलवाया है? आदि ने बिगड़ते हुए कहा। जी नहीं, आगे हम मेट्रो में जाएंगे, स्टेशन की तरफ इशारा करते हुए कहा। मिशी, तुम्हें कोई दौरा पड़ता है क्या? अब की बार नैनी ने जवाब दिया। ये इनके लेट आने की सज़ा है। अब बाहर निकलो सारे जल्दी। वो खुद बाहर निकलती हुई बोली। नैनी चुप हो गई और सोचने लगी। इसलिए तब चुपचाप कर बैठ गई थी। उफ मिशी, तुम भी ना। नैनी भी बाहर निकल गई। इसके अलावा इसके पास कोई चारा नहीं था। वो भी मेट्रो में नहीं जाना चाहती थी, लेकिन सामने मिशी थी, सो चुपचाप खड़ी रही। नैनी के पीछे साथ भी निकल आया। यार मिशी, देखो इस टाइम बहुत रश होता है, बैठने के लिए जगह भी नहीं मिलेगी। साथ ने इसे समझाना चाहा। हाँ तो हम खड़े होकर चले जाएंगे, कोई मसला नहीं। वो भी मिशी थी।
मिशी बात को समझो, इस तरह खुद को ख्वार करने का क्या फ़ायदा। फन एंड एंजॉय। मिशी फ़ौरन बोली, आराम से गाड़ी में चलते हैं, बात मान लो। अगर जाएंगे तो सब मेट्रो में जाएंगे, वरना गाड़ी में भी नहीं जाएंगे। मिशी हाथ बांध के मुंह मोड़ के खड़ी हो गई। साथ तुम भी किसे समझा रहे हो? तुम लोग इतनी लेट आए हो, वो अब कभी नहीं मानेगी। मेट्रो में ही जाना पड़ेगा। साथ इस आदि सारे मामले में लापरवाह सा बैठा था। आदि गाड़ी ला करके आजा साथ ने बुलाया। वट, तुम लोगों का दिमाग तो खराब है, वो जो कहेगी मानते जाओगे क्या? साद ने इसे खामोश रहने का इशारा किया और तिलमिलाता हुआ बाहर आ गया। वो लोग बस का इंतज़ार कर रहे थे जब आदि मिशी शुरू हो गए। हद होती है। वैसे आपने अपने साथ बाकी सबको भी ख्वार करने की ठानी है क्या? हाँ, तो आपको किसने कहा है कि इतनी लेट आए? बोलने के साथ साथ वो आहिस्ता आहिस्ता चल भी रही थी। वो बोलने में इतनी मगन थी कि इसको पता ही नहीं चला कि इसके पीछे कोई बाबा जी खड़े हैं। इससे पहले कि वो इससे टकरा जाती, मिशी एकदम से पीछे हट गई और सब हंसने लगे। अगर आप थोड़ा सा ध्यान आसपास रख कर चलें तो ये सब ना हो। आदि हंसने लगा। मिशी खुद भी हंस रही थी और कहने लगी कि मुझे नज़र नहीं आ रहा तो बाबा जी को तो आ रहा था ना, वो ही हट जाते। लेकिन नहीं, बस आई तो इसमें रश था, इसलिए खड़े होकर जाना पड़ा। वो बाबा जी आदि के साथ खड़े थे और इसे पता नहीं क्या कह रहे थे कि आदि के कह के बंद ही नहीं हो रहे थे। मिशी और नैनी सोच रही थी कि ऐसी कौन सी बात कर रही हैं। कुछ ही देर में इनका स्टेशन आ गया और फिर वो लोग करीबी रेस्टोरेंट में ही बैठे थे। आदि तो बस में इतना हंस क्यों रहा था? आदि के चेहरे पर फिर से मुस्कुराहट आ गई। अच्छा तो फिर सुनो सब, वो बाबा जी मुझे कहते हैं कि तुम्हारी मशूका तुम्हारे प्यार में इतनी पागल थी कि इसे दुनिया की भी होश नहीं थी। ये बात कहने की देर थी कि वो सब भी हंसने लगे। मैंने इनसे कहा कि वो मेरी मशूका नहीं है तो कहने लगे, फिर क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? मैंने कहा कि आपको भी गर्लफ्रेंड का पता है, तो नाराज़ होकर बोले कि हाँ, एक मेरी भी है। वो ऐसी बातें कर रहे थे कि मुझसे हंसी कंट्रोल ही नहीं हो रही थी। आदि बोल रहा था और वो सब हंस रहे थे। देखो मेरी वजह से कितना मज़ा आ रहा है, तुम सब मुझे सुना रहे थे। मिशी ने शिकवा करते हुए कहा, ठीक है मान लेते हैं भाई। सार ने इसकी तायीद करते हुए कहा। 11 के बाद वो लोग खाना खाने में मसरूफ़ हो गए। आदि किन आँखों से अपने इस दुश्मन को देख रहा था, ऐसा सिर्फ मजाक में ही मुमकिन हो सकता था। वो इस बात के लिए खुद को जवाब देने लगा क्योंकि इसका मकसद तो कुछ और का था। वो लोग वापस भी मेट्रो में आए जहाँ तक इनकी गाड़ी खड़ी थी। मामा मेरी हाइट इतनी छोटी क्यों है? आप ही की तो इतनी अच्छी है। पता नहीं, मुझे बच्ची कहते हैं साहब। मिशी ने मुंह बसोटे हुए शिकायत की। बेटा अब सबकी हाइट तो एक जैसी नहीं हो सकती ना, आपकी अल्लाह ने इतनी ही तय की थी। ये क्या बात हुई? मेरी हाइट थोड़ी ज़्यादा हो? नैनी बोलो कि मिशी अब तो कुछ नहीं हो सकता। ऐसा कैसे कुछ नहीं हो सकता? मेरे पास एक आइडिया है और वो ज़रूर काम आएगा। अच्छा बताओ कौन सा आइडिया है? मामा ने पूछा। मैं कॉम्प्लीट पिया करूँगी, मिशी ने खुश होते हुए कहा, जबकि नैनी और मिसिस हैदर की हैरत की इंतहा थी। मिशी तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? जी बिल्कुल मामा, आपने देखा नहीं कमर्शियल में वो बताते हैं कि हाइट को बढ़ाने के लिए पिए, लेकिन पागल वो बच्चों के लिए है। अब की बार नैनी बोली। हाँ तो क्या हो गया अगर मैं भी पी लूँ तो? जबकि मिसिस हैदर और मिशी ने सर पीट लिया। इसके दिमाग में ये उल्टी चीज़ें कहाँ से आती हैं? बस मैंने कह दिया, इट्स फाइनल। मिशी तुम पागल हो गई हो? बस इस लड़की के मुंह से कुछ निकल जाए फिर तो पूरा होकर ही दम लेगा। मिशी नाराज़ होकर अपने बेड पर चली गई। नैनी अगर ये ले आई तो बाहर फेंक देना। मुझे लगता है दिन ब दिन इसकी अकल ख़त्म होती जा रही है। ठीक है आंटी, मैं देखती हूँ इसे। नैनी कॉल कट करके मिशी के पास आई और इसे हक करते हुए बोली, नाराज़ हो मुझसे? नहीं तो फिर ऐसे क्यों बैठी हो यार? नैनी तुम मेरी अच्छी दोस्त हो ना? हाँ तो बस फिर मुझे मना क्यों कर रही हो? मुझे ट्राई तो करने दो। अच्छा ठीक है, लेकिन एक शर्त पर। मुझे तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर हैं। मिशी खुशी से नहाल हो गई।
ओनली वन मंथ, अगर 1 इंच भी फ़र्क ना पड़ा तो तुम इसको खुद जो है वो फेंक दोगी। ओके डन, लो। लव यू नैनी, तुम सबसे अच्छी हो। लव यू टू। पता नहीं मिशी तुम कब बड़ी होगी, नैनी सोचने लगी। मिशी की आंख फ़ोन बजने से खुली। इसने नंबर देखे बिना कॉल अटेंड कर ली। जी कौन मोहतरमा बात कर रही हैं? मिसिस हैदर की हैरत की इंतहा थी। मिशी ने इनकी आवाज़ नहीं पहचानी थी। यकीनन वो सो रही होगी। हद होती है, इस लड़की की दिन के 2 बज रहे हैं और ये अभी भी सो रही है। बेटा जी मैं आपकी माँ बोल रही हूँ, गुस्से से बोली। देखें आप जो भी मोहतरमा हैं, मैं अभी मजाक के मूड में नहीं हूँ। मिशी ने जमाई रोकते हुए कहा। मिशी अब कि इन्होंने ज़ोर देकर कहा। मम्मा, मिशी ने नंबर चेक किया। उप्स, सॉरी मम्मा, मैं सो रही थी। मिशी बेड से टेक लगाकर बैठ गई। जी रात में तो आपने बुला दिया, इसलिए अब बता रही हूँ कि आपके बाबा जानी ने कहा है कि आप मुल्तान आ जाएं। खैरियत? वहाँ जाकर तो सब कुछ भूल ही गई हूँ। निदा आपी की एंगेजमेंट करनी है, याद है ना? ओ जी याद आ गया। जल्दी बस जल्दी दिन नैनी के साथ आ जाऊँ आज ही, और याद से लेट ना होना, मुझे काम है। घर आओगी तो फिर बात करते हैं। ओके। मिशी नैनी के ऊपर गिर गई, जो मसे से ख्वाब देख रही थी। कहराती हुई मिशी को पीछे किया। मिशी तुम पागल हो, तुम्हें नहीं पता कि सोते हुए इंसान की क्या हालत होती है। ओह मैं तो भूल ही गई कि सोता हुआ इंसान आधा मरा हुआ होता है, और मैंने तुम्हें जगा दिया। हाँ, नैनी ने मिशी को कुशन मारा और बोली, अब क्या मुसीबत आ गई? जल्दी उठो, मुल्तान जाना है। लेकिन क्यों? तुम भी भूल गई, आपी की एंगेजमेंट है बुद्धू। बस नींद की वजह से होश नहीं रहा, वरना याद है। नैनी ने मुंह बसोरा। मिशी शावर लेने चली गई। 1 घंटे बाद दोनों डेवो टर्मिनल पर खड़ी थी और तकरीबन रात के 10 बजे वो मुल्तान में थी। निकलने से पहले इन्होंने साद, आदि, हमाद और इरम को इनवाइट कर दिया था। मिशी बहुत खुश थी। इस शहर में इसकी बहुत सी खूबसूरत यादें थी। हैदर साहब इनको पिक करने आए थे। मिशी इन्हें देखते ही इनके गले लग गई। कैसी है मेरी गुड़िया? और इसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन बोली कुछ नहीं। पागल लड़की, रोने वाली क्या बात है? इसे खुद से अलग करते हुए बोले और फिर नैनी से हाल अहवाल दरियाफ्त करने लगी। मिशी खुशी से इन्हें अपनी बातें बताने लगी। कितना अजीब होता है न बाप और बेटी का रिश्ता के साथ हो तो यूँ लगता है किसी ने गना साया कर दिया जो आपको शहजादी बनाकर रखता है। ऐसा ही नहीं कहते कि बेटियों के लाड बाप ही उठाते हैं। मिशी के घर आते ही जैसे रौनक वापस आ गई। सब के साथ हंसी मजाक करती, किसी को तंग करती तो कोई इसे तंग करता। नैनी आराम की घर से रूम में थी। अब भी मिशी बाबा के साथ चिपकी बैठी थी और मैसन इसे तंग कर रहा था। मिशी तुम्हारे लिए मैंने कुछ भी नहीं लिया, तुम्हारे पुराने ही कपड़ों से काम चलाना पड़ेगा। क्यों? अगर नहीं लिया तो मैं अब जाकर ले आऊँगी, मिशी मुँह बनाते हुए बोली। मैं देखता हूँ कि तुम घर से बाहर कैसे निकलती हो, मैसन गुस्से से बोला। मिशी इसके गुस्से से वाकिफ थी, इसलिए वो चुप कर गई। बाबा जानी ये क्या? इससे अच्छा तो मुझे बुलाते ही ना। वो रो देने को थी, जबकि मैसन मज़े ले रहा था। भला आपके बगैर कैसे फंक्शन हो सकता है? और मैसम अब मज़ीद मेरी बेटी को तंग करना बंद करें। आपकी मामा ने सारी तैयारियां की हैं, आप फिक्र ना करें। मैसम हंसने लगा और मिशी इसे चिढ़ाने लगी। अगले दिन मंगनी थी और लड़के वाले चूँकि इस्लामाबाद से थे, इसलिए वो आज ही आ चुके थे। वो सब होटल में ठहरे थे। घर सारे कज़न से भरा पड़ा हुआ था। मिशी ने रात में ही डांस की प्रैक्टिस कर ली, क्योंकि इसका कंपटीशन था। लड़के वालों से सारी रात इन्हें कामों में गुजर गई। मिशी सारे घर में घूमती फिरती नज़र आ रही। चूँकि वो 2 ही बहनें थीं, इसलिए मामा के साथ सारा काम करती वही दिखाई दे रही थी। मिशी ने पॉलर जाना था और घर में इस वक्त कोई गाड़ी नहीं खड़ी थी। अब वो मगमा का सर खा रही थी। जब आपको पता था कि मैंने जाना है तो फिर आपने क्यों सबको जाने दिया? थोड़ा सब्र कर लो, अभी बाबा आ जाएंगे तो उनके साथ चली जाना। क्या है मामा, फिर देर हो जाएगी। मुझे नहीं पता, मुझे अभी जाना है। तौबा है मिशी, मेरी जान छोड़ो, मुझे बहुत सारे काम करने हैं।
جا کر آرام سے بیٹھ جاؤ اور چلی جانا بعد میں۔ اس سے اچھا تو میں آپ ہی کے ساتھ چلے جاتی۔ وہ منہ چڑھاتی بیٹھی جبکہ اس کا کزن عہد اس کے پاس آیا۔ اگر کہو گے تو میں چھوڑ آتا ہوں، مجھے نہیں جانا تمہارے ساتھ، مسی نے ناک سکوڑتے ہوئے کہا۔ اچھا چلو آئس کریم بھی کھلاؤں گا، ورنہ پھر دیر سے جانا، اب سوچ لو۔ وہ سامنے صوفے پر آ کر بیٹھ گیا۔ ویسے تو تمہاری حرکتیں ایسی نہیں ہے کہ تمہارے ساتھ جایا جائے، لیکن چونکہ آئس کریم کی آفر کی ہے تو انکار نہیں کروں گی۔ جبکہ عہد ہنسنے لگا، یار کبھی تو عزت دے دیا کرو۔ اب تم چل رہی ہو یا کینسل کر دوں؟ ٹھیک ہے چلو بھائی۔ وہ سارا سامان اٹھاتی اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ رستے میں اس نے مشی کو مشی کی فیورٹ جگہ سے آئس کریم لی اور پارلر چھوڑ دیا۔ وہ تھینک یو کہتی ہوئی اندر چلی گئی۔ ندا آپی کے ساتھ پہلے ہی چھا چکی تھی اور وہ تیار بیٹھی تھی جبکہ ندا تیار ہو رہی تھی۔ مشی نے کپڑے چینج کیے اور تیار ہونے لگی۔ سعد، عادی اور حماد آ چکے تھے اور انہیں پک کرنے محسن نے جانا تھا۔ پہلے اس نے نینی کو پارلر سے پک کیا اور پھر رستے میں ان تینوں کو بھی۔ نینی نے ان کو گیسٹ روم دکھایا اور جلدی تیار ہونے کی تاکید کی۔ انگیجمنٹ کا ارینجمنٹ گھر کے ساتھ موجود خالی جگہ میں کیا گیا۔ زمین پر کارپیٹ بچھایا گیا، درمیان میں ایک بڑا فانوس لگایا گیا۔ ہر جگہ میں لائٹس تھی اور ایک کپل کے لیے جو کافی اونچا تھا ایک سٹیج بنایا گیا اور دوسرا ڈانس کے لیے جو اس سٹیج سے کچھ فاصلے پر تھا اور زمین سے چند ہی انچ اوپر تھا۔ ہر چیز بہترین تھی۔ سب گھر والے ہال میں جمع تھے، نینی اور سعد لوگ بھی ہال میں تھے۔ جب مشی اپنی بندیاں سنبھالتی ہوئی نظر آئی، اس نے فل بلیک کلر کا سوٹ زیب تن کر رکھا تھا اور ماتھے پر بندیاں لگائے بال کھوپ رکھے تھے۔ لائٹ سے میک اپ کیے وہ کسی پری سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ آج نہ جانے وہ کتنوں کا دل گنوانے والی تھی۔ آدھی کی اس پر نظر پڑی تو واپس نہ ہوئی۔ اس نے پہلی بار مشی کو تیار ہوتے ہوئے دیکھا تھا اور وہ بلا شبہ بہت حسین لگ رہی تھی۔ بلیک رنگ میں تو وہ قیامت لگ رہی تھی۔ مشی سب سے پہلے ان کی طرف آئی، سفر وغیرہ کا پوچھا اور پھر آنے کا شکریہ ادا کر کر چلی گئی۔ آدھی نے آج بلیو چیک والی شرٹ کے ساتھ بلیو ہی کوٹ پہن رکھا تھا، ہاتھ میں ریسٹ واچ، بال جیل سے کھڑے کیے ہوئے، ہلکی ہلکی شیپ میں وہ دلکش لگ رہا تھا۔ اس پر اس کا مغرورانہ انداز، جس کی ایک نظر اس پر پڑتی وہ دوبارہ ضرور دیکھتا۔ مشی یہاں سے وہاں بھاگ رہی تھی۔ ندا بھی آ گئی تو رسم شروع ہو گئی۔ کیونکہ پہلے ہی کافی رات ہو چکی تھی، رسم کے بعد ڈانس کا دور چلا۔ سب لوگ سٹیج کے ارد گرد بیٹھے، ایک لڑکی والوں نے ڈانس کیا اور ایک لڑکے والوں نے، اور مقابلہ شروع ہو گیا۔ سب سے پہلا ڈانس مشی نے کیا۔ مشی ڈانس میں کافی ماہر تھی۔ مشی نے میں چیز پڑی ہوں مست مست پر ڈانس کیا۔ صرف مشی پر لائٹس پڑ رہی تھی۔ آدھی کو اپنا دل بھی قابو ہوتے ہوئے دکھائی دے رہا تھا جب اس نے سعد سے کہا کہ یار یہ میرا ایمان خراب کر رہی ہے۔ سعد ہنسنے لگا اور کہا کہ اب تو خود ہی سنبھال لے اپنی چڑیل کو، کیونکہ وہ تو توفل ہتھیار سے لیس ہو کر آئی ہے۔ مشی نے بہت زبردست ڈانس کیا اور سارا ہال تالیوں سے اور سیٹیوں سے گونج اٹھا۔ مشی کے بعد لڑکے والوں کی طرف سے پرفارمنس ہوئی جو مشی کی طرح ہی کمال تھی۔ سب ڈانس ہو گئے اور مقابلہ ٹائی ہوا کیونکہ دونوں ہی برابر تھے۔ مشی سٹیج پر آ گئی۔ میرا گفٹ؟ حنظلہ جو کہ مشی کا بہنوئی تھا سوچتے ہوئے بولا، کون سا گفٹ؟ واہ بھئی واہ، ابھی تو منگنی ہوئی ہے، آپ کی یادداشت کمزور ہو گئی، جب شادی ہو جائے گی تو آپ کہیں گے کون سی مشی؟ ندا اور حنظلہ ہنسنے لگے۔ ہاں تو تم یاد کروا دو۔ اب آپ کی آپی کے ساتھ بیٹھ کر تو مجھے کچھ نہیں یاد رہتا۔ مشی گھورنے لگی۔ آپ کو یاد ہو تو آپ نے بیٹ لگائی تھی۔ اگر اس منتھ انگیجمنٹ ہوئی تو میرا گفٹ آپ لائیں گے۔ حنظلہ کی جاب آؤٹ آف کنٹری تھی، اس نے اگلے مہینے منگنی کا کہا تھا، جبکہ اس کی کمپنی کی طرف سے فون آ گیا اور اسے جانا تھا۔ سو اسی منتھ رکھ لی اور مشی بیٹ جیت چکی تھی۔ حنظلہ نے منہ بناتے ہوئے مشی کے ہاتھ پر ایک چھوٹی سی ڈبی رکھی۔ مشی نے ڈبی کھول کر دیکھی تو اس میں ایک سمپل اور ڈیسنٹ سا بریسلیٹ تھا۔ تھینک یو سو مچ۔ مشی کو بریسلیٹ بہت پسند آیا تھا اور خوشی سے شکریہ ادا کرتی ہوئی نیچے اتر گئی۔ حنظلہ اور ندا مسکرا دیے۔
رات کے 4 بج رہے تھے۔ حیدر صاحب نے لڑکے والوں سے کہا کہ وہ رات یہیں رک جائیں، اس وقت جانا مناسب نہیں ہوگا۔ کافی اصرار کے بعد وہ لوگ مان گئے۔ مشی کچن میں سب کے لیے کافی بنا رہی تھی جب حنزلہ کا ایک کزن ادھر آیا۔ مشی نے اسے دیکھا۔ جی بولیں، آپ آج بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ مشی سمجھ گئی کہ وہ کیوں آیا ہے۔ اچھا، مشی نے اچھا کو لمبا کیا، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ میں اچھی لگ رہی تھی، اب آپ نے بتا دیا ہے تو مجھے پتہ چل گیا۔ مشی نے انجان بننے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے کہا جبکہ وہ ہنس دیا۔ میں آپ سے دوستی کرنا چاہتا ہوں، وہ دروازہ نظر آ رہا ہے نا؟ جی، وہاں سے باہر کا رستہ ہے، چلے جائیں۔ آپ مہمان ہیں، اس لیے آپ کو آرام سے بول رہی ہوں، ورنہ میرے پاس اور بھی بہت سے طریقے ہیں۔ مشی نے دانت پستے ہوئے کہا۔ باہر سے گزرتا ہوا عادی یہ سب سن رہا تھا اور اس کے چہرے پر مسکراہٹ رنگ گئی۔ اس نے مشی کا راستہ روک لیا۔ مشی نے اسے سامنے سے ہٹنے کو کہا لیکن وہ ڈھیٹ بن کر کھڑا رہا تو مشی نے ایک پانی کا گلاس اس پر الٹا دیا۔ اس کی جگہ کافی بھی ہو سکتی تھی، خوش نصیب ہیں آپ بچ گئے۔ اس کی شرٹ گیلی ہو چکی تھی تو وہ چینج کرنے چلا گیا۔ مشی ٹرے میں مگ رکھ رہی تھی جب عادی پانی پینے آیا۔ ارے آپ، مشی مسکرائی۔ جی وہ مجھے پانی چاہیے، عادی ہچکچا رہا تھا۔ ایک منٹ، مشی اس کے لیے پانی ڈالنے لگی اور اسے گلاس دیا۔ عادی پانی پیتے ہوئے بولا، آج تو لڑائی نہیں کرے گی مجھ سے؟ نہیں، مشی مسکراتی ہوئی بولی۔ آپ میرے مہمان ہیں سو میں مجبور ہوں، نہیں کر سکتی، مشی نے لاچاری سے کندھے اکچاتے ہوئے کہا۔ عادی مسکراتا ہوا باہر چلا گیا۔ ساتھ میں مشی کو اب مزید مہلت نہیں دینا چاہتا، بہت دیر اس نے جی لی اپنی زندگی، اب نہیں۔ جب میں اس کو پرسکون دیکھتا ہوں تو مجھے میری تکلیف مزید بڑھتی ہے اور میرا خون کھولتا ہے۔ میرا سوچ تو ہم چکے ہیں کیسے اسے رستے سے ہٹانا ہے، اب جیسے ہی وہ لاہور آئے گی فوراً اپنا پلان مکمل کر لیں گے۔ وہ لاہور آئے گی اور سب ختم، عادی کہہ کر پرسکون ہوا جبکہ عادی نے ٹھیک کہنے پر اکتایا۔ عادی کے سامنے سکون سے چکر کاٹتی مشی جو نیچے گارڈن میں واک کر رہی تھی، وہ سمجھ رہی تھی کہ شاید اس کی اور عادی کے بیچ سب ٹھیک ہو گیا ہے، لیکن وہ اپنی طرف آنے والے ایک بڑے خطرے سے انجان تھی، نہ جانے اس کو زندگی کس موڑ پر لے جا رہی تھی۔ مشی نے حنزلہ کے کزن کی کافی میں جمال گھوٹا ملا کر اسے پلا دیا۔ اب دیکھنا مشی کیسے وہ واش روم کے چکر لگائے گا۔ مشی مزے لے کر نینی کو بتا رہی تھی جب سب لوگ ٹی وی لاؤنج میں بیٹھے تھے اور کافی پی رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد وہ لڑکا واش روم گیا اور اس کے بعد تو یہی چلتا رہا۔ وہ واپس آتا اور پھر کچھ دیر بعد چلے جاتا، اور مشی اور نینی کی حالت تو اس طرح تھی کہ ان کے کہکے بند ہی نہیں ہو رہے تھے۔ آج رات تو پکا نہیں سونے والا۔ وہ لان میں واک کر رہی تھی جب اس نے نینی سے کہا، بالکل، تم نے اسے سونے کے لائق ہی نہیں چھوڑا۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں سونے کے لیے مشی کے روم میں چلی گئی۔ تو فرینڈز، ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔